हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने 12th केमिस्ट्री में और पहले की वीडियो में मैंने आपको राउल्ट का नियम पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, यानी राउल्ट के नियम की बात हमने डिटेल में कर ली थी। और वहां पर जो राउल्ट के नियम की जो गणितीय समीकरण होती है, उसका जो गणितीय व्यंजक होता है, क्या होता है उसका गणितीय व्यंजक, तो मैंने उस दिन करवाया था आपको पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी, और उसका मैंने आपको ग्राफ भी बना करके बताया था, है ना। इसके पहले की वीडियो में मैंने उन सभी बातों का डिस्कशन कर लिया था वहां पर। अब उसके जस्ट बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो होता है आदर्श और अनादर्श विलयन। देखिए राउल्ट के नियम से क्या होता है कि दो प्रकार के विलयन बन जाते हैं। एक विलयन कौन होते हैं, तो एक विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो जो किसी नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श, अच्छे, ईमानदार, है ना, आदर्श कहलाएंगे, आइडियल। और क्या होगा कि जो किसी नियम का पालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, तो अनादर्श यानी नॉन आइडियल। तो उसी प्रकार से विलयन भी हो जाएगा कि जो विलयन राउल्ट के द्वारा बताई गई बातों का पालन करेगा, राउल्ट की कंडीशंस को, राउल्ट की शर्तों को मानेगा, वो कहलाएगा आदर्श, है ना। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, जो उसकी कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, वो कहलाएगा अनादर्श। जैसे विद्यालय में ही होता है कि जो क्या करता है कि सभी की आज्ञाकारी, सभी की आज्ञा को मानता है ना, जो भी उसे ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, अनुशासन में रहता है, सभी चीजों का पालन करता है, वो होता है आइडियल स्टूडेंट। और वहां पर क्या होता है दूसरी ओर कि जो किसी भी नियम को फॉलो ना करे, किसी भी नियम को माने ना, वो क्या होता है, नॉन आइडियल स्टूडेंट। तो उसी प्रकार से हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन भी होता, नहीं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में कैसे हम पता करेंगे कि कौन आइडियल है कौन नहीं है, इसके विषय में जरा क्या बताया गया इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन। देखिए एक बात और जान लीजिए कि मैं इसका डिफरेंस करवा देता हूं। अगर डिफरेंस पेपर में आता है तब भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर ये अलग अलग पूछा जाता है तब भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही पॉइंट आपको वहां भी लिखने होंगे। और अगर डिफरेंस में आता है तो दोनों को बिल्कुल लिख सकते हैं एग्जैक्ट करके, डिफरेंस में तो लिखा ही रहा हूं। तो चलिए देखिएगा नंबर फर्स्ट क्या कहता कि वे विलयन जो किसी भी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी ऐसे विलयन जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन यहाँ कौन कौन सी होगी, तो यहाँ कंडीशन होगी ताप की यानी टेम्परेचर की, और किसकी कंडीशन होगी, तो और होगी कंडीशन सांद्रता की, है ना। तो ये छोटी मोटी कंडीशन है, ताप है, सांद्रता है। तो कहता है कि जो किसी भी ताप यानी किसी भी ताप और किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, वो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। यानी वे विलयन क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन। अब राउल्ट का नियम क्या था, राउल्ट का नियम मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या था राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम ये था पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, ये था राउल्ट का नियम। मैंने आपको उसको डेराइव करवाया था इसके पहले वीडियो में, है ना, पीटी बराबर पीए प्लस पीबी करवाया था कि नहीं करवाया था। तो ये था राउल्ट का नियम। इसी के विषय में तो कह रहा कि आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी पीटी बराबर पीए प्लस पीबी को जो फॉलो करेगा वो हो जाएगा आदर्श विलयन। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि अर्थात पीटी बराबर पीए प्लस पीबी यानी विलयन का कुल वाष्प दाब उसके घटक के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। और यहां पर एक चीज मैंने और देखा था कि जो पी ए था, पी ए क्या है, तो विलयन के अंदर ए का वाष्प दाब था। डेरिवेशन में मैंने करवाया था आपको कि विलयन के अंदर ए का वाष्प दाब है, ये क्या है, विलायक है, तो विलयन के अंदर बी का वाष्प दाब, और बी को हम विलायक कह सकते हैं। वहां पर मैंने ए को विलय माना था और बी को विलायक माना था, जिसको सूर्य द्रव ए और सूर्य द्रव बी का नाम दिया था। उसी प्रकार से तो यहां पर लिखा कि अर्थात पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, तो ये कंडीशन जहां पर दी गई होगी वो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन। तो मान लिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसे बनाया जा सकता है कि जब पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, है ना, या फिर ऐसे कह सकता है कि जब विलयन का कुल वाष्प दाब उसके प्रत्येक घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है, तो बताइए वो कौन सा विलयन होगा, तो वो होगा आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन। तो इसको याद रखिएगा, पीटी बराबर पीए प्लस पीबी हो गया। उसके बाद अनादर्श विलयन क्या है, तो जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे, किसी भी यानी वे विलयन जो किसी भी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, है ना। यानी यहां पर देखिए जो नंबर यहां पर आपका देखिए जो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, यहां पर पहला जो डिफरेंस है ये देखिए, मैंने यहां पर क्या किया कि आधा आधा करके शॉर्ट करके लिख दिया, क्योंकि इतनी जगह यहां पर है नहीं और दोनों में पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं। एक साइड का मैं लिख देता हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में,
है ना, वहां पर आप पूरा लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर मेन मेन चीजें बता दी, भाई इसमें चेंज क्या करना है। इधर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी आदर्श वाले पालन करते हैं, अनादर्श वाले नहीं करते हैं। तो केवल जहां पर करते हैं वहां पर नहीं करते करना था, बन जाता अनादर्श विलयन के लिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या है कि किसी भी ताप व सांद्रता पर, ये परिभाषा यहाँ से दोहरा सकते, रिपीट कर सकते इसको, और जहां पर लिखा कि ये पालन करते हैं उसमें लिखना होगा पालन नहीं करते। वैसे यहाँ पर लिखा होगा कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात पीटी और नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए ये बीच में है, पीटी इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, यानी यहां पर क्या होगा कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब है, टोटल प्रेशर, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन के जो घटक होंगे उनके वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होता है। तो ये होता है अनादर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, और उसके हिसाब से जो कंडीशन बनेगी पीटी नॉट इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये राउल्ट का नियम था। अब देखिए अगर ये अनादर्श विलयन है ना, तो यहां पर क्या होगा कि दो कंडीशन बन जाएंगी। अगर अनादर्श विलयन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, यानी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तब क्या होगा। तो जैसे इस प्रकार से होता है कि विद्यालय में कोई आइडियल स्टूडेंट होता है, तो आइडियल स्टूडेंट कौन होता है, जो सभी बातों को मानता है, सभी रूल्स को फॉलो करता है, उसे कहते हैं आदर्श। अच्छा कहते कि नहीं कहते। तो उसी प्रकार से जो विलयन राउल्ट की सारी शर्त को मानेगा उसे कहेंगे आदर्श विलयन। और यहां पर क्या है, अनादर्श विलयन किसी भी कंडीशन को नहीं फॉलो करता है, या जो आपका नॉन आइडियल स्टूडेंट है वो किसी भी नियम और किसी भी आज्ञा आदेश को नहीं मानता है। तो आप इसको आइडियल नॉन आइडियल स्टूडेंट से भी समझ सकते हैं कि आज्ञाकारी से हर बात को मानता है। अब यहां पर क्या होगा कि जो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, अगर ये क्या है कि राउल्ट के नियम का पालन यानी किसी नियम को मान नहीं रहा है, तो यहां से दो कंडीशन बन जाएंगी। क्या बनेंगी वो जरा देखिएगा। यहां पर जैसे बताया गया कि अनादर्श विलयन के लिए है पीटी बराबर पीटी नॉट इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये है, यानी यहां पर पीटी पीए और पीबी योग के बराबर नहीं होगा। उसके बाद ये जब इसके बराबर नहीं होगा तब फिर क्या करना होगा, तब यहां से दो कंडीशन, अगर कोई चीज किसी के बराबर नहीं है ना, जैसे ये दो मार्कर हैं, अगर ये आपस में बराबर ना होते तो या तो एक दूसरे छोटे होते या तो एक दूसरे से बड़े होते। अगर कोई भी कंडीशन में कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ एक दूसरे के आकार आकृति में अगर बराबर नहीं है तो दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो वो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा। भाई जब आकार में बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो उसी प्रकार से यहां भी क्या है, ये इसके बराबर नहीं है, यानी अनादर्श विलयन में जो कुल वाष्प दाब है वो क्या है कि विलयन के घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखिएगा यहां से दो कंडीशन बन जाएंगी। अगर ये बराबर नहीं होगा तो यहां से दो कंडीशन निकल आएंगे। देखिए क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, या तो टोटल प्रेशर जो कुल वाष्प दाब है वो पीए और पीबी से ज्यादा हो, यानी ये वाली कंडीशन, पीटी जो है आपका ये ज्यादा हो किससे, पीए प्लस पीबी से। एक तो कंडीशन ये बन सकती है, एक कंडीशन ये बन सकती है भाई जब कुल वाष्प दाब विलयन के घटकों के वाष्प दाब के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि कुल वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से ज्यादा हो जाए, है ना, यानी कोई वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। अगर बराबर नहीं है तब इसे ये मार्कर है। अभी एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि इनका साइज क्या है, बराबर नहीं है, तो यहां पर क्या है, ये वाला मार्कर मेरा बड़ा हो गया, ये मार्कर क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर बराबर नहीं तो ये बड़े वाली कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या होगा, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि जो कुल वाष्प दाब है वो इनसे छोटा हो जाए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यहां पर इसको लिख देंगे हम। तो पी टी लेस देन हो जाएगा पीए प्लस पीबी से। ये देखें दो कंडीशन बन सकती हैं, अगर बराबर नहीं है तो या तो कम होगा और या तो ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तब उसे क्या कहेंगे, तो यहां पर देखिए पीटी अगर ज्यादा है पीए प्लस पीबी के योग से तो इसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन। अभी आगे पढ़ाएंगे आपको धनात्मक विचलन, यानी ये राउल्ट के नियम से क्या प्रदर्शित करेंगे, धनात्मक विचलन। अगर पीटी यानी कुल वाष्प दाब पीए और पीबी के योग से ज्यादा आ रहा है, यानी ये राउल्ट के नियम के ऊपर निकल गया। राउल्ट के नियम का जो ग्राफ था ये इसका ग्राफ, इसका वाष्प दाब उससे ज्यादा आ जाएगा। तो अगर ज्यादा आ जाएगा तो पीटी ग्रेटर देन हो जाएगा पीए प्लस पीबी, और इसका नाम क्या रखेंगे या इसे कहेंगे क्या, तब ये होगा धनात्मक विचलन। यानी ये राउल्ट के नियम से क्या करेगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा।
करेगा ना। उसके बाद सेकंड केस में क्या है, ये भी तो हो सकता है कि कुल वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब के योग से कम हो जाए। तो जब कम हो जाएगा तब क्या कहेंगे, तो जब कम हो जाएगा तो उसको हम जस्ट इसको धनात्मक का नाम दिया, उसको ऋणात्मक का नाम दे देंगे, यानी ये हम नाम दे देंगे ऋणात्मक विचलन। ये देखिए होगा, होगा ना। यहां पर देखिए अगर पीटी पीए के बराबर नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा अनादर्श वाला ही दो प्रकार का होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ये अनादर्श है। अब जो आज्ञा नहीं मानता है तो वो क्या करेगा, या तो कम आज्ञा कम करेगा, या तो फिर बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा, या तो कम रहेगा या तो ज्यादा हो जाएगा, होगा ना यही। तो वैसे ही यहां पर भी ये हुआ है कि ये इसके नियम का पालन नहीं करता है, तो ये तो नियम से ऊपर निकल जाएगा, ये तो नियम के नीचे रह जाएगा। इस प्रकार से दो कंडीशन किसके लिए बन जाएंगी, अनादर्श वाले के लिए। और अनादर्श विलयन आपका फिर से आगे चल करके धनात्मक विचलन दिखाएगा और ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। तो इस प्रकार से अनादर्श विलयन में भी दो कंडीशन बनेंगी। इसका डिस्कशन मैं अभी आगे आपसे बिल्कुल डिटेल में करूंगा, धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता देता हूं। विलयन जो है वो क्या है कि कोई भी विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं। विचलन का मतलब क्या होता है कि यहां पर वैल्यू हमें कम ज्यादा नहीं मिलेगी, जितना है उतना ही मिलेगा। ये है क्योंकि आइडियल है, जो आदर्श होता है वो क्या करता है, सभी नियमों को फॉलो करता है, वो किसी भी प्रकार का कोई भी नियम को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो अनादर्श विलयन होता है वो सारे नियमों को फॉलो नहीं करता है। जो नॉन आइडियल स्टूडेंट होता है वो क्या है कि सारे नियम्स को फॉलो नहीं करता, तभी तो वो नॉन आइडियल है। अब क्या है कि जहां पर जब नॉन आइडियल है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपका अनादर्श विलयन होता है वो दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है। कौन कौन सा विचलन, एक है आपका धनात्मक विचलन और दूसरा है आपका ऋणात्मक विचलन, यानी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक, तो क्लियर हो जाएगा ना कि सेकंड नंबर जो आप पॉइंट इधर लिखेंगे अनादर्श विलयन में, क्या लिखेंगे कि ये धनात्मक व ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इधर क्या होगा, इधर सामने लिखा हुआ कि कोई विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं, यानी आदर्श विलयन कोई विचलन प्रदर्शित नहीं करते, जबकि अनादर्श विलयन इधर क्या लिखेंगे, अनादर्श विलयन धनात्मक व ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कहां से और कैसे, तो मैंने आपको समझाया हुआ है, यहां से और ऐसे। देखिए पीटी नॉट इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, जब बराबर नहीं होगा तो ये तो कम होगा, ये तो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो धनात्मक विचलन, कम होगा तो ऋणात्मक विचलन। ठीक, ये क्लियर हुआ पॉइंट नंबर 2। अब थर्ड देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यहां पर देखिएगा तीसरा, इसमें लिखा हुआ कि शुद्ध अवयवों को मिश्रित करके मिश्रण बनाने के लिए इंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। इसमें कह रहा कि शुद्ध अवयव, देखिए अवयव किस अवस्था में होंगे, शुद्ध। अब आपको पता है कि विलयन के घटक या विलयन के कितने अवयव होते हैं, दो, विलेय और विलायक। तो अगर विलेय और विलायक बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, उनको मिलाकर के आप विलयन बनाएंगे तो जितना इंथैल्पी में परिवर्तन विलेय और विलायक को मिलाकर के होगा उतना ही इंथैल्पी में परिवर्तन आपके विलयन में होगा। 1 मिनट के लिए जरा इसको समझ लीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ये है ना। अब यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, है ना, कि क्या इस ये पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या ये क्या कह रहा है, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए क्या कहता है, शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर विलयन के कितने अवयव, दो अवयव, विलेय और विलायक। जरा देखिए जैसे यहां पर देखिए ये ले लिया और प्लस ये ले लिया, इसमें मान लिया कोई भी हमारा वो कोई भी आपका विलेय हो सकता है, विलेय मान लिया ए मान लेते आप, ये हो गया आपका विलेय ए, या इसको आप शुद्ध द्रव भी कह सकते हैं, शुद्ध द्रव। और इसमें मान लिया कि ये क्या है हमारा बी है ना, बी क्या इसको मान सकते हैं विलायक, विलायक, और या इसको शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव बी मान सकते हैं, इसको शुद्ध द्रव ए। तो ये शुद्ध द्रव ए है और ये शुद्ध द्रव क्या है, बी है। तो मान लिया कि यहां पर जो इंथैल्पी है, जो ऊष्मा है, इंथैल्पी क्या होती है, इंथैल्पी होती है ऊष्मा या ऊर्जा, इंथैल्पी क्या होती है, ऊष्मा। तो यहां पर मान लिया कि जो ऊष्मा है वो मान लिया लग रही है हमारी, कितनी है, यहां पर कुछ ले लेते हैं जैसे 10 किलो कैलोरी, है ना। यहां पर ऊष्मा कितनी है, 10 किलो कैलोरी। यहां पर ऊष्मा मान लेते कितनी है, यहां पर मान लेते हम ये है 10 किलो कैलोरी यहां पर भी, यानी ए और बी जो कि शुद्ध द्रव है, इनकी जो ऊष्मा परिवर्तन है, जो ऊष्मा है वो कितनी है, 10-10 किलो कैलोरी है
है ना। अब इन दोनों को मिला करके आप एक विलेन बनाया आपने, यहां पर एक विलेन बना लिया, यहां पर एक आपने विलेन बनाया, इस विलेन का नाम है ए बी, क्योंकि इसमें ए भी होगा बी भी होगा, होगा ना। अब यहां पर क्या है, जितना इंथैल्पी परिवर्तन इनका है, इन दोनों का, इनका टोटल कितना आएगा 10 और 10 कितना होगा 20, यानी टोटल इंथैल्पी इधर कितनी है, तो टोटल इंथैल्पी है 20 किलो कैलोरी, इधर इधर कितनी है 20 किलो कैलोरी। वैसे ही यहां पर क्या होगा, यहां पर भी जो आपको इंथैल्पी देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी 20 किलो कैलोरी। तो यही कह रहा है कि जितनी आपकी ऊष्मा होगी या इंथैल्पी होगी किसकी, शुद्ध द्रव ए और बी की, यानी विलय और विलायक की, उतनी ही इंथैल्पी किसकी होगी, विलयन की होगी। और दोनों की इंथैल्पी बराबर होगी तो इंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये 20 है और ये कितना है 20 है, तो 20 और माइनस क्या कर देंगे 20, तो इंथैल्पी परिवर्तन कितना हो जाएगा जीरो। इंथैल्पी परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा एच से, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही कहता है कि इंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है ना। ये है आपका आदर्श विलयन की बात। पॉइंट नंबर 3 जो ये कह रहा था कि शुद्ध अवयवों को मिश्रित करके मिश्रण बनाने के लिए इंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। ये कैसे होता है, यहां पर मैंने आपको करके दिखाया है। इंथैल्पी परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल्टा एच से, इंथैल्पी परिवर्तन, एच फॉर क्या होता है, हीट, हीट होता है, तो यहां पर लिख लिया डेल्टा एच, हीट मतलब ऊष्मा या इंथैल्पी, तो डेल्टा एच बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी आदर्श विलयन के कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है, शून्य। कहां से होता है, ये मैंने आपको बताया, यहां से होता है। क्लियर है ना। तो ये वाला पॉइंट नंबर 3 आपको इधर क्लियर हो गया होगा। तो इधर तो इंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, लेकिन इस साइड में अनादर्श वाले के लिए ये समझाने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको समझाया है इधर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। इधर क्या है, इंथैल्पी परिवर्तन इधर शून्य है और इधर इंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होगा, यानी जो इधर होगा वो उधर नहीं होगा। एक दूसरे का उल्टा लिखना है। एक तरफ के पॉइंट आप याद कर लीजिए, सेकंड टाइप के आपके पॉइंट आपके ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि इधर यस करना है, इधर नो करना है, इधर हाँ करना है, इधर नहीं करना है। ठीक, चलिए इसको मिटा लेते हैं यहां से। ये हो जाएगा। तो पूरा पॉइंट आपको यहां पर ये लिखना होगा, थर्ड वाला पॉइंट इधर भी लिखना होगा। अंतर कहां है ये आपका तो मैंने बता ही दिया है कि ये धनात्मक व ऋणात्मक विचलन, विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, धनात्मक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए पॉइंट नंबर 3 क्या बन जाएगा, इसके लिए हो जाएगी डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होगी। ये फिर कंडीशन आ गई। अब यहां भी देखिए डेल्टा एच क्या है, बराबर नहीं है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। फिर गड़बड़ हो गया, डेल्टा अगर एच जीरो के बराबर नहीं है तो ये तो जीरो से कम होगा, ये तो जीरो से कम होगा, माइनस में होगा, या फिर जीरो से ज्यादा होगा। कंडीशन आ गई ना वही। देखिए डेल्टा एच अगर जीरो के बराबर नहीं है तो कोई किसी के बराबर नहीं है, तो या तो उससे कम होगा या तो उससे ज्यादा होगा, वो अगर नहीं होगा। तो यहां पर इंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच कितना है, जीरो के बराबर नहीं है, तो या तो डेल्टा एच ज्यादा हो जाएगा या तो डेल्टा एच कम हो जाएगा, होगा ना। इसका डिस्कशन हम अभी जब आपको पढ़ाएंगे धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, तो वहां पर इसकी बात कर लेंगे हम। अभी केवल आप यहां पर ये याद रखिए कि इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक, तो थर्ड नंबर पॉइंट तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉइंट नंबर 4 का डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है। तो नंबर 4 जो कह रहा है, देखिए इंथैल्पी के बारे में हमने आपको समझा दिया पूरी तरीके से, कैसे क्या होता है उसमें समझा दिया। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4 कहता है कि शुद्ध अवयवों को मिश्रित करके विलयन बनाने पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है। यानी कहता है कि शुद्ध अवयवों को विलयन कहां से बनेगा, अपने अवयवों से, अपने घटकों से। और विलयन के कितने घटक, तो 2 विलय और विलायक होगा। तो यहां पर कह रहा है कि शुद्ध अवयवों को मिश्रित करके विलयन बनाने पर आयतन परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। आयतन परिवर्तन मतलब डेल्टा वी, इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी शून्य होता है। ये बनेगा डेल्टा वी का मान कितना होता है, शून्य। कैसे होगा जरा समझा देता हूं मैं आपको।
इस साइड में तो जगह है नहीं, इस साइड में ही मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अंतर जब डिफरेंस बताऊंगा तो आप दोनों साइड में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। चलिए, तो यहां पर हम एक कोई भी विलयन ले लेते हैं। यहां पर मैंने विलयन ले लिया। इस विलयन का आयतन मान लिया कि हमने यहां पर मान लिया कि ये है 5 ml, 5 ml, 5 मिलीलीटर, या कुछ भी ले सकते हैं। 5 न लें तो 10 ले सकते हैं, या कुछ भी ले लीजिए। जैसे यहां पर मैंने ले लिया 10 ml, 10 मिलीलीटर, या 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका, इसमें मान लिया हमारा कौन है, ए है, यानी शुद्ध द्रव ए है, या इसको विलय भी कह सकते हैं। यहां पर ये है आपका बी, इसमें कौन है आपका बी, और यहां भी इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो 10 ml है ना। अब यहां पर क्या होगा कि जब इन दोनों को जोड़ करके आप विलयन बनाएंगे, तो यहां से जब आप इसको जोड़ करके विलयन बनाएंगे, तो यहां पर क्या होगा कि आयतन परिवर्तन कर रहा है, राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। तो जब कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो जितना जितना मिलाओगे उतना मिल जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब कुछ नहीं, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों में परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए तो सेम है। 10 यहां 10 यहां, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। 10 यहां 10 यहां, तभी तो है। उधर पीछे क्या था, 10 10 था दोनों में, जब कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, तो 10 के अलावा और क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। एक 10 कर ले, दूसरा 5 कर ले, गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि दोनों क्या है, सेम सेम, तभी तो राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है। समान सांद्रता है, और ये क्या है, ए और बी है, विलय और विलायक भी कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं। तो ये 10 10 जोड़ दिया, तो इसका जो आयतन मिलेगा कितना मिलेगा आपको, 20 ml मिलेगा, और इस विलयन का नाम क्या होगा, ए बी होगा। विलयन की जगह मिश्रण भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इन दोनों के बराबर। अब इन दोनों को जरा जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 20 ml, इधर कितना होगा, 20 ml, ये होगा। डेल्टा वी आपको निकालना होगा, तो क्या करोगे, प्रारंभिक माइनस अंतिम, या अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक ही कर लो। बाद का आयतन माइनस पहले का आयतन हो जाएगा। अब ये देखिए क्या है, 20 से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी यहां से डेल्टा वी क्या आ गया, 0। ये हो गया। ये किसके लिए है, आदर्श विलयन के लिए। देखिए लिखा हुआ है डेल्टा वी कितना होता है, 0 होता है। अनादर्श के लिए क्या होगा, तो अनादर्श में यही डेल्टा वी का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ये लिखा जाएगा। इधर तो 0 हो गया, कहां से हुआ ये मैंने समझा दिया तुम्हें। अब उसके बाद यहां आगे क्या होगा, इधर डेल्टा वी का मान 0 नहीं होता, तो सामने देखिए लिखा हुआ है डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू 0, ऊपर लिखा हुआ है। आप पूरा पॉइंट लिख लीजिएगा। यहां पर जहां पर लिखा हुआ कि परिवर्तन शून्य होता है, उधर लिख लीजिएगा परिवर्तन शून्य नहीं होता है। पूरा पॉइंट यही लिखना है। चौथा इधर भी, बस जहां होता है इसमें नहीं होता है, इतना डिफरेंस हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं, हम पॉइंट नंबर 5 पर डिस्कशन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं पॉइंट नंबर 5 का डिस्कशन कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है आपका, चलिए, तो पॉइंट नंबर 5 हमारा कहता है कि विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण, विलय विलय आकर्षण कॉमा विलायक विलायक आकर्षण, विलय विलायक आकर्षण के बराबर होता है। यानी ये कह रहा कि विलय और विलय के बीच का आकर्षण और विलायक विलायक के बीच का आकर्षण, तो विलय और विलायक के आकर्षण के बराबर होता है। जरा इसको समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 5। तो यहां पर मैंने ले लिया एक द्रव, इसे मान लिया मैंने, ये द्रव का नाम है ए। इसको हम कह सकते हैं, समझने के लिए इसको हम कह सकते हैं शुद्ध द्रव। शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव कौन सा है, ए, और इसे हम मान सकते हैं कि ये है विलय, विलय है। अब विलय के अंदर कौन आपका ए है, मान लिया किसके अंदर क्या है, मिलाया गया है ए है, तो ए के बीच ये क्या होगा, ये ऐसे आकर्षण होगा ए के बीच, ए और ए के बीच आकर्षण बल लगेगा। भाई इसके अंदर क्या होगा, द्रव के अंदर अणुओं के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा कि नहीं होगा, है ना। उसके बाद सेकंड ले लेते हैं, इसमें मान लिया कि मैंने कौन है, इसमें बी है आपका, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं कि शुद्ध द्रव, इसको हम मान सकते हैं कि विलायक। शुद्ध द्रव ए को मैंने मान लिया विलय, शुद्ध द्रव को बी को मान लिया मैंने विलायक, मान लिया है। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर बी है, तो यहाँ बी और बी के बीच तो आकर्षण होगा, इसके अणुओं के बीच आकर्षण होगा और इसके अणुओं के बीच आकर्षण होगा। तो विलय विलय के बीच आकर्षण है और विलायक विलायक के बीच
आकर्षण है। यही कह रहा था कि विलय और विलय के अणुओं के बीच आकर्षण, विलायक और विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण, यानी ये जो लग रहा है ए ये वाला आकर्षण, विलय के अणुओं के बीच का आकर्षण, और ये बी के बीच आकर्षण, विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण, विलय के अणुओं के बीच का आकर्षण और विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण किसके बराबर होता है? तो यहां कह रहा था कि विलय और विलायक आकर्षण के बराबर होता है। अब विलय विलायक दोनों एक साथ कह दिया है, तो विलय विलायक एक साथ कहां होंगे? विलयन के अंदर, सोल्यूशन, क्योंकि विलय विलायक को मिलाओगे तभी तो विलयन के अंदर विलय विलायक होंगे। तो दोनों को जरा जोड़ दो, तो यहां से क्या होगा, ये दोनों को आपस में मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो यहां से बन जाएगा विलयन। ये और विलयन के अंदर कौन होगा? ए भी होगा और बी भी होगा, ये बात कह रहा था। अब विलयन के अंदर ए और बी के बीच जो आकर्षण है वो क्या है? इन सभी के आकर्षण के बराबर होगा। यानी ये वाला जो आपका आकर्षण है ए और बी आकर्षण किसके बराबर होगा? ए और ये आपका बी, ये है ए और बी के आकर्षण के बराबर होगा। ये है विलय विलय आकर्षण, ये है विलायक विलायक आकर्षण, यानी विलय के अणुओं के बीच आकर्षण और विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण विलयन के अणुओं के आकर्षण के बराबर होता है, क्योंकि विलयन में दोनों आ जाएंगे। तो ये हमारा ए और बी के बीच आकर्षण जो बराबर होगा किसके होगा? वो विलयन में ए और बी के आकर्षण के बराबर होगा। तो पॉइंट नंबर 5 आपका यही कह रहा था। तो इधर कह रहा था कि ये बराबर होता है, तो उधर इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अनादर्श वाले में क्या हो जाएगा? अनादर्श वाले में लिखेंगे कि ये बराबर नहीं होता है। तो जब फिर बराबर नहीं होगा तो फिर ये तो कम होगा, ये तो ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? जब ये बराबर नहीं होगा तो फिर आकर्षण ये तो कम होगा, ये तो आकर्षण ज्यादा हो जाएगा। देखिए हर पॉइंट में डबल डबल कंडीशन अनादर्श के लिए ही बन नहीं है, क्योंकि अनादर्श जब कोई चीज बराबर नहीं है एक दूसरे के, ये तो वो कम होगी उससे, या तो वो ज्यादा होगी, दोनों कंडीशन बन सकती है ना। इसलिए यहाँ पर अनादर्श विलयन के लिए सभी स्थितियों में डबल डबल कंडीशन नजर आ रही है आपको, और ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं जब आपको धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पढ़ाऊंगा। अभी इसके जस्ट बाद जो मेरा अगला वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में पूरी डिटेल्ड नॉलेज उसमें प्रोवाइड करवाऊंगा। उसमें बताऊंगा एक एक चीज को कि कैसे इसमें कम और ज्यादा हो गया, क्योंकि वो अनादर्श का ही पार्ट है। अनादर्श में हम सारे पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। ठीक, यहां पर केवल आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इस आकर्षण के बराबर नहीं होता है। तो आदर्श के लिए आपकी ये स्थिति बन जाएगी। अनादर्श के लिए लिखेंगे तो अनादर्श के लिए पॉइंट नंबर 5 में अगर इसके हिसाब से लिखेंगे, समझने के लिए केवल है, तो अगर इसके लिए लिखेंगे तो ये ए का जो आकर्षण है और प्लस जो ये बी का आकर्षण है, यानी विलायक कर्वों के बीच का आकर्षण, ये तो ये बराबर किसके नहीं होगा? ए और बी के बीच के आकर्षण के, यानी ये वाली कंडीशन इसके लिए। तो अनादर्श में ये कंडीशन नहीं होगी। इनका आकर्षण जो है इसके अणुओं के बीच का आकर्षण, इसके अणुओं के बीच का आकर्षण इसके अणुओं के बीच के आकर्षण के बराबर नहीं होता है। ये पॉइंट नंबर 5 में आपको लिखना है। चलिए, तो ये हो गए 5 पॉइंट आपके आदर्श और अनादर्श विलयन के संबंध में। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको इनके बता देता हूं, ताकि एग्जांपल में अब ध्यान रखिएगा, वैसे पूछा नहीं जाता है कभी, लेकिन हो सकता है कि कोई आसान ही देकर के आपसे पूछ लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन अनादर्श विलयन का उदाहरण है? किसका मिश्रण अनादर्श विलयन का उदाहरण है? किसका मिश्रण जो है आदर्श विलयन का उदाहरण है? तो एक दो एग्जांपल लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बेंजीन व टॉलुइन। इसका एग्जांपल कौन है? बेंजीन और टॉलुइन का जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन का एग्जांपल होता है। इधर लिख लीजिए एग्जांपल में पॉइंट नंबर 5 में, इधर लिख लीजिए फिनॉल व एनिलीन। फिनॉल व एनिलीन हो जाएगा इसका एग्जांपल। ये कम से कम एक एग्जांपल जो याद रखिएगा, सारे नहीं याद करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक एग्जांपल याद रखें। मतलब एग्जांपल भी आपसे पूछ लिया जाए कि अनादर्श आदर्श विलयन का एक एग्जांपल बता दीजिए, तो आपको कम से कम पता तो रहेगा, है ना। तो यहां तक मैंने आपको आदर्श और अनादर्श विलयन जो आज मेरा टॉपिक था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है कि यदि आप शेयर करते रहते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि वीडियो हम बनाते रहें। आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं तो हमें भी क्या है कि मोटिवेशन हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जब क्या होता है कि कोई भी कार्य व्यक्ति कर रहा होता है, जब उसे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन कहीं से मिलता है, प्राप्त होता रहता है, तो उसका उस कार्य में मन लगता है ना। अगर यहाँ से आपका क्या है, आपका कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा, तब हमारा भी क्या हो जाएगा, जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। हमारी भी इच्छा नहीं होगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, क्योंकि मैंने भी आपसे कुछ उम्मीद रखी है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे, लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जिन्हें भी इसकी आवश्यकता है उन तक वीडियो अवश्य पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।